कोई बच्चा अपराधी बनकर पैदा नहीं होता। अपराधी उसे हालात बनाते हैं, भूख बनाती है, समाज की बेरुखी उसे ढकेलती है उस रास्ते पर जहां से लौटना अक्सर नामुमकिन होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस लेखक की जिसने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को नई ऊंचाइयां दी, अपने कलम की धार से ऐसे सामाजिक मुद्दे पर प्रकाश डाला जिसे सीधा सपाट कहना मुश्किल होता है, जिसके शब्द भी हंसाकर भी रुला जाते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। समझ तो आप गए ही होंगे कि मैं किस लेखक की बात कर रहा हूँ। चलिए बता देता हूँ, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। परसाई जी की कालजयी रचना बचाव पक्ष का बचपन सिर्फ एक व्यंग्य नहीं है, एक चित्कार है उस मासूमियत की जिसे समाज ने अपराध की राह पर धकेल दिया। एक बच्चा जो टूटी हुई झोपड़ी में जन्मा, जो रोटियों के लिए भीख मांगता रहा, जिसने स्कूल का बैग उठाने की जगह जूठन उठाना सीखा, तो मन में सवाल उठता है कि क्या वो सच में अपराधी है या समाज का शिकार। इन्हीं सवालों के जवाब देगा आज का व्यंग्य, जिसका नाम है बचाव पक्ष का बचपन। हम व्यंग्य शुरू करें इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और एक लाइक का बटन दबाते जाइए ताकि हमें ऊर्जा एवं मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्यंग्य बचाव पक्ष का बचपन। सुरेश मेरा लंगोटिया यार है, बचपन में साथ पढ़े हैं, सात कक्षा में मूंगफली खाते पकड़े जाने पर पीटे हैं। अब लंगोट आमतौर पर नहीं पहने जाते, अंडरवियर पहनी जाती है जिसे आमतौर पर आप चड्ढी कहते हैं। इसलिए अब लंगोटिया यार नहीं, चड्ढी यार होते हैं। लंगोट सख्ती से कसी जाती थी तो यारी भी बहुत मजबूत होती थी। अब चड्ढी ढीलम पोल होती है, इसलिए यारी भी ढीलम पोल हो गई है। पर कुछ दोस्त अभी भी लंगोट युग में हैं, जैसे कि सुरेश। सुरेश पहले शिक्षक था, कुछ साल पापड़ बेले, फिर बेलन फेंककर एक छोटा सा साप्ताहिक पत्र एक छोटे से शहर से निकाला। पत्र वह मुझे भेजता था। स्वभाव से वह शुरू से तीखा रहा है, अपने पत्र में तिलमिला देने वाली बातें लिखता, साथ ही गरीब जनता का है। बड़े लोग उससे इतने जलते भूनते हैं कि कई का भूता बन चुका है, बस मसाला डालकर खाने की देर है। वह मुझे समय समय पर लिखता है। एक चिट्ठी में लिखा, पत्र बिकता खूब है, खूब पढ़ा जाता है, पर आमदनी बिकने से नहीं विज्ञापनों से होती है। किसी तरह परिवार का खर्च चल जाता है, बहुत आर्थिक कष्ट होता है तो हल्का फुल्का पीला भी हो जाता हूँ। उन पत्रकारों की तरह नहीं जो लखपति होने के लिए गहरे पीले होते हैं। मैं तो सिर्फ केसरिया होता हूँ, साल में 2-3 बार। तरकीब यूं है, पुल बन गया है, बड़े ओहदे के इंजीनियर हैं, छोटे इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, पुल बन रहा है। देश की संस्कृति इतना विकास कर चुकी है कि अब जांच की तकलीफ उठाए बिना भी यह निश्चित कहा जा सकता है कि पैसा खाया जा रहा होगा, भ्रष्टाचार होगा ही। जब उद्घाटन भाषण पूरा होने से पहले ही पुल गिर जाता है तो जांच पड़ताल, जांच कमीशन वगैरह की आवश्यकता ही नहीं है। यह युग सत्य का है, सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए। पहले असत्य से शर्म आती थी, अब सत्य से शर्म आती है। तो प्यारे भाई, जब तंगी होती है तो एक नागरिक के नाम से मैं पुल के बारे में भ्रष्टाचार का समाचार कंपोज करवाता हूँ। पत्रकारिता की कई तरकीबें होती हैं। सुना जाता है, अफवाह है कि, ज्ञात हुआ है कि अनेक नागरिकों के दस्तखत आदि। तो मैं कंपोज किया मैटर लेकर एक चीफ इंजीनियर के पास जाता हूँ। कहता हूँ, शहर में बड़ी चर्चाएं हैं, 2500 पत्र छपने को आ रहे हैं। हम पत्रकारों का भी कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अफसर के होते हुए भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार के सम्मान में वैसे डिपार्टमेंट उनका अभिनंदन करने वाला है, पर हम नागरिकों को शिकायत कब तक दाबे रहें। यह मैटर परसों के अंक में जा रहा है। साहब कहता है, मैं जानता हूं कि आप एक आदर्श पत्रकार हैं, झूठ कभी नहीं छापते। आप चाय पीजिए, मैं आधे घंटे में जांच करता हूँ। वह दूसरे कमरे में ठेकेदारों और इंजीनियरों को बुलाता है, सलाह करके वापस आता है। कहता है,
इतना बड़ा काम है, कहाँ कहाँ देखा जाए। पर मैं आपकी जागरूकता की तारीफ करता हूँ। मैं ये बड़ी सख्ती से काम को देखूंगा। पर हम लोगों को सचेत रखने के लिए आपके जैसा पत्र निकलना जरूरी है। यह हम लोगों के हित में है। आप बड़ी सेवा कर रहे हैं और बड़ी कठिनाइयों से कर रहे हैं। फिर वह 2000 के नोट मेरे हाथ में देकर कहता है, यह हम लोगों की विनम्रता सहायता है पत्र के लिए। मैं ले आता हूँ समाचार, फिर इस तरह देता हूँ। चीफ इंजीनियर का आश्वासन, भ्रष्टाचार न होगा, पुल बढ़िया बनेगा, जनता अफवाहों पर ध्यान न दे, पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी से काम हो रहा है। इसमें मेरी बेईमानी बिल्कुल नहीं है। बेईमानी से लेना बेईमानी नहीं होती। फिर समाचार ऐसा बनता है कि पुल वाले समझते हैं कि यह हमारे पक्ष में है, मगर जनता सही हालात समझ लेती है। तो दोस्त, यूँ चल रहा है। अब मैं सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी थोड़ा सक्रिय हो गया हूँ। तीखे भाषण देता हूँ, तीखा अखबार निकालता हूँ। हजारों की संख्या में जनता सुनती है, पर कुछ लोग नाराज होते रहते हैं। जनता जिस बात पर ताली पीटती है, उसी पर कुछ लोग रोते हैं। जनता को रूमाल से उनके आंसू पोंछना चाहिए। एक राजनीतिक दल जो मुनाफाखोरों का समर्थक है, मुझसे बहुत नाराज है। मुझे धमकियां मिलती हैं, पर मैं दबा नहीं। आखिर एक दिन सोनी सड़क पर रात को उन्होंने मुझे पीट दिया। धमकी दी कि अभी तो पीटे ही हैं, आगे जान जाएगी। जनता में हल्ला मचा। पीटने वाले एक राजनीतिक दल के। गुस्सा दूर तक फैला। जनता ने विशाल जुलूस निकाला और मैं खुद न रोकता तो बड़ी हिंसा होती। आखिर पुलिस को सक्रिय होना पड़ा, केस बना। मेरे साथ पिस्तौल लेकर एक पुलिस वाला चलने लगा, यानी पिटने से। अच्छे काम से नहीं, वीआईपी हुआ। अब यार बड़े मजे की बात सुनो। दल की बदनामी से वे लोग परेशान हैं। अगर बात सिद्ध हो गई कि हमारे दल ने मारा तो बड़ी बदनामी होगी। जो लोग साथ हैं बिचकेंगे। क्या करें, घटना को क्या रूप दें कि बदनामी ना हो। आखिर उनके महान बुद्धिजीवियों ने यह रास्ता निकाला। यह मामला ना राजनीतिक कारणों से हुआ, ना सामाजिक। सुरेश जी एक कॉलेज की लड़की को छेड़ दिया था और उनके भाई सुरेश जी को पीट गए। यह प्रचार खूब उन्होंने किया। कहा, हमारी पार्टी को क्या मतलब, कोई बहन को छेड़ेगा तो भाई पीटेंगे ही। तुम जानते हो मैं 50 का हो गया हूँ। सब मुझे जानते हैं। मैं सड़क पर लड़की को कैसे छेड़ सकता हूँ। चाहूँ तो घर में ही औरतें बुला सकता हूँ, चुपचाप। बड़ा बेटा अभी डॉक्टर हुआ है, छोटा कॉमर्स में एमए कर रहा है, लड़की 10वीं में पढ़ती है, भांजी बीए में पढ़ती है। और मैं सड़क पर लड़की को छेड़ता। जब यह मूर्खतापूर्ण छठ सुना तो लड़के लड़की भांजे भांजी खूब हंसे। कहने लगे, आप इस उम्र में लड़की को छेड़ते हैं, हमारा चांस मारते हैं। फिर गंभीर हो बोले, ये लोग फंस गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, केस चलेगा। पर अपने को बदनामी से बचाने के लिए ये हमारे परदादा की उम्र के ज्ञानी लोग कोई बात नहीं सोच सकते। भांजी ने कहा, मामा हम सब क्लास की लड़कियों खूब हंसी इस मूर्खता और बदमाशी की बात पर। दोस्त, मैं चाहता हूँ वह लड़की अदालत में हाजिर हो, बयान दे। मैं उसे कम से कम देख तो लूँ, कौन भाग्यशालिनी है वह। जहाँ तक उस दलवालों की औरत का सवाल है, एक भी इस योग्य नहीं कि छेड़ी जाए, बल्कि लोग डरते हैं कि कहीं ये देवियाँ न छेड़ दें। प्यारे भाई, तुम जानते हो जवानी में सब कुछ न कुछ करते हैं, वरना जवानी बेकार है। जवानी की दुकान बंद कर देनी चाहिए और लवड़ भास्कर चूड़ बेचना चाहिए बूढ़ों के लिए। मैं 6-7 साल एक स्कूल में मास्टर रहा। मास्टर होना एक अभिशाप है। आपने कोई प्रेमिका पटाई है, मिलने की जगह तय कर रखी है, पर एकाएक एक विद्यार्थी निकलता है, पूछता है, सर कैसे खड़े हैं। घबरा कर मास्टर कहता है, रिक्शे का इंतजार कर रहा हूँ। कोई कहता है, सर मैं साइकिल पर जाकर भी चौराहे से रिक्शा ले आता हूँ। बेचारा मास्टर कहता है, नहीं, त्रिपाठी मास्टर साहब आ रहे हैं, हम दोनों को तिवारी मास्टर साहब के यहाँ जाना है, तुम जाओ। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की छात्राएं अभ्यास के लिए आया करती थी।
हम लोग उन्हें बताते थे कि इस तरह पढ़ाना चाहिए। जो विषय पढ़ाने के लिए वे लिख कर तैयार करके लाती, उसमें मैं भी साथ बैठ कर सुधार करवाता। इसे सब लेसन प्लान बोलते थे। कुछ तो ऐसी बात थी कि देख लो तो शाम को खाना नहीं खाया जाता था, पर कुछ जवान और सुंदरी भी आती थी। मेरे बारे में यह बात फैल गई थी कि मैं सो रहा हूँ आधी रात को और कोई जगा कर कहे कि हमें इस विषय पर लेसन प्लान बनवा दीजिए, तो मैं अधनिधि हालत में भी उसे पूरा करके मसौदा बोल देता था। इतनी पकड़ मुझे आ गई थी, मैं एक्सपर्ट कहलाता था। तो सबसे अधिक भीड़ स्कूल के कॉमन रूम में मेरे पास ही होती। मैं जवान और खूबसूरत, अपने को दे देने में कोई हर्ज न मानने वाली जवान स्त्रियां भी मेरे पास आती थी। सारे स्कूल में हल्ला कि सुरेश मास्टर लेडी किलर हैं, औरतों से घिरा रहता है। एक मुझे अच्छी लगी, गंभीर, बहुत सुंदरी, समझदार, शीलवान, यानी सबसे अलग। मैं आकर्षित हुआ, वह भी। पर सवाल यह है कि गुरु मामला छेड़े कैसे। मास्टर की बड़ी दुर्दशा इस मामले में है कि शोहदे का रास्ता आसान है। मैंने सोचा कविता ठीक रहेगी सिलसिले के लिए। मैंने उसके नोट्स देखे। मैं उसके नोट्स देखते हुए गुनगुनाता बच्चन को, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी प्रेममयी दुनिया में मैं केवल अनचाहा। बच्चन ने यह झूठ कहा था, पर कविता में झूठ नमक होता है। देखूं आज रुकी है किसकी आप मुझ पर अभिलाषा, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। तुम जानते हो ना परसाई कि मेरा स्वर बहुत अच्छा है। वह सुनती है, मुझे लगता है कि वह मुग्ध हो रही है, पर अंत में वह कहती है, सर इस समीकरण को कैसे पढ़ाना है। कमबख्त गणित में उलझी थी। गणित वाली से प्रेम कैसे हो सकता है। बाद में उसने गणित में डॉक्टरेट कर ली, पर मैं यदि शादी कर लेता तो वह बिस्तर में वेरिएबल्स पर बहस करती। फिर एक मुसलमान सुंदर युवती आई, उर्दू उसे खूब आती थी। उर्दू मैंने बहुत पढ़ी थी, सोचा इसे उर्दू में पटाया जाए, पर वह इस तरह आती जैसे माफ़ी मांगने आ रही है। माफ़ कीजिए, आपका कीमती वक्त जाया कर रही हूँ। आप बहुत मेहनत करते हैं, हम सब शुक्रगुजार हैं। तवारीख में मुझे ये कल पढ़ाना है। मैंने तो तैयार कर लिया है, मगर आपकी नज़रें इनायत हो जाएं। अब कॉपी मेरे सामने रख देती है। मैं टेबल के नीचे पैर हिलाते हिलाते शेर गुनगुनाता। उर्दू में पटाना था ना। मैं गुनगुनाता, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेज जुल्फ के सर होने तक। वह सचमुच उर्दू कविता की बहुत प्रेमी जानकार थी। वह कहती, शम हर रंग में जलती है शहर होने तक। मैं कहता, पर मक्ते का शेर बड़ा गजब है। हमने माना कि तकाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उसे पता नहीं क्यों आंसू आ गए। उसे भूतपूर्व प्रेमी की याद आ गई होगी। आंसू पोंछते पोंछते वह बोली, दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर न आया क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाया क्यों। मैंने कहा, इसका मक्ता बहुत अच्छा है। गालिबे सस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। भली लड़की थी, कहने लगी, आप इतनी उर्दू कविता पढ़ा रहे हैं, आप तो हिंदी के विद्वान हैं, अदीब भी हैं। मैंने कहा, देखिए आदमी के जज्बात एक होते हैं, जवान तर्ज बयां में फ़र्क होता है। मुझे गालिब आधा याद है, मीर भी, जिगर भी, और हिंदी कवि तो खूब पढ़े हैं, अंग्रेजी भी। लड़की बड़ी चतुर थी, सीनियर कैम्ब्रिज पास थी। कहने लगी, कोई अंग्रेजी सुनाइए। मैंने कहा, सुनाता हूँ, पर इस मोहब्बत की नहीं। मैंने सुनाया शेक्सपियर, गुड नेम इज मैन अ वीमेन, डियर माई लॉर्ड। मैंने शेक्सपियर में पूरी कविता सुना डाली। वह समझ गई, उसका काम खत्म हो चुका था। कहने लगी, गालिब का अपने मन का एक शेर सुना दीजिए। मैंने सुना दिया, ये लाश बेकफन असदे खस्ता जहाँ की है, हम मगफकत करें अजब आजाद मर्द था,
उसे आंसू आ गए, प्रेम की याद आ गई होगी, उसकी शायद मौत हो गई होगी। कहने लगी, जिगर मैंने सुना दिया, अभी से तुमको नागवार है हमदम, वो हादसात जो रवां दवां गुजरे। सोचा इसका असर पड़ेगा, पर उठते उठते बोली, आप इधर टाइम क्यों बर्बाद करते हैं? आपको सीधे अदब में कूद पड़ना चाहिए। कमाल है, इतने शेर जवानी याद हैं, एक दिन उन्हें लेकर आऊंगी, वे आपसे मिलकर खुश होंगे। मैंने पूछा कौन? उसने कहा मेरे मंगेतर हैं, कॉलेज में उर्दू पढ़ाते हैं। तो यार परसाई, एक तो गणित में समीकरण के कारण गई और दूसरी का मंगेतर था। तीसरी जिससे मुझे उम्मीद थी उसने मुझे दावत दी। मैं गया, पर वहाँ उसके पति और 2 बच्चे थे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। मैं अधपेटा उठ पड़ा। फिर मैंने इस मामले में स्थायी नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग किए। इसमें काफ़ी सफल रहा, तुम जानते ही हो। फिर घर बसा लिया। रात को 2-4 घर ट्राई हो, इससे अच्छा है एक ही घर हो। पर इस उम्र में जब मैं 50 का हूँ, ये पिटने वाले अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने लड़की छेड़ी। मैं जानता हूँ लड़कियाँ गहरा मेकअप करके कॉलेज आती हैं, इस उम्मीद से कि उन पर ध्यान जाए। लड़के मोहित हों न मोहित हो तो निराश होती है, पर वे गुंडागर्दी नहीं चाहती। शाम को मिलती हैं तो मज़े से बातें करती हैं। यार आज तुमने कितनों की जान ली? लड़की कहती है सिर्फ 10 की। दूसरी कहती है अरे यार हम तो सिर्फ 7 को मार पाई। तो प्यारे परसाई, इस उम्र में सुरेश को वह गौरव दिया गया है जो जवानी में मिलना था। लेट हो गया, फिर भी उनका आभारी रहूँगा। पर मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी नज़र में बूढ़ा नहीं माना जाता। बस एक ही कष्ट है, क्या बचाव पक्ष में इतनी अक्ल नहीं थी कि कोई और कारण ढूंढ लेते। मुझसे ही पूछ लेते तो मैं कोई तरकीब बता देता। पर यह गौरव मेरे भाग्य में था कि इस उम्र में चौराहे पर खड़ा होकर लड़की को आवाज़ कसूं, जालिम इधर भी तो देख लिया करो। कहूँ मेरे अल्लाह मुझे 2 पल की ज़िंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई। पर प्यारे परसाई, कविता से छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, और नए वीर युवकों की तरह मैं छेड़ नहीं सकता। यह काया छेड़ होती है। पर एक पुरातन पार्टी ने मुझे यह गौरव दिया, यह क्या कम है। साथियों, यह व्यंग यहीं समाप्त होता है। आपको यह व्यंग कैसा लगा? अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले व्यंग के साथ। जय हिंद।